नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए धौलागढ़ माता श्रृंखला सप्तम में आज हम करने वाले ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर पॉलिसी पर इससे पहले वाले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ट्रांसफर पॉलिसी है आपकी परीक्षाओं में रखी गई है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी। नवोदय विद्यालय पर आधारित धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है, मतलब कि सारे टॉपिक है वो धौलागढ़ माता श्रृंखला में आपके चर्चा किए जा रहे हैं, जैसे कि हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, ईएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवेस्टी, ट्रांसफर पॉलिसी और बहुत सारे टॉपिक जो भी सिलेबस में आपके हैं वो सारे चर्चा किए जाएंगे धौलागढ़ माता श्रृंखला में। तो धौलागढ़ माता श्रृंखला सप्तम का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 121 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट the tenure of 5 years of service rendered at the present station has been fixed for transfer to an employee in NVS। निम्नलिखित में से किस पद के लिए एनवीएस में एक कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए वर्तमान स्टेशन पर 5 वर्ष की सेवा का कार्यकाल निर्धारित किया गया है? तो एक स्टेशन पर टेन्योर है 5 साल के लिए, किस पोस्ट के लिए रखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और डी है ऑल दी अबव। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ऑल दी अबव। 5 वर्ष का टेन्योर है वो एक स्टेशन पर निर्धारित किया गया है, मतलब कि 5 साल तक टेन्योर है उसका रहेगा, उसको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा और 5 साल के बाद में वो डिस्प्लेस हो सकता है। कौन है ये कैटेगरी, कौन सी है? प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और ओएस के लिए ये टेन्योर है वो 5 साल का रखा गया है। 5 साल के बाद में वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। देख लेते हैं अगला सवाल 122 फॉर ट्रांसफर ऑफ टीचर्स इन एनवीएस द टेन्योर ऑफ सर्विस एट द प्रेजेंट स्टेशन हैज बीन फिक्स्ड फॉर हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग। एनवीएस में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए वर्तमान स्टेशन पर सेवा का कार्यकाल निम्न में से कितना निर्धारित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 7 ईयर्स। मतलब कि अगर टीचिंग पोस्ट है, टीचर्स के लिए 7 ईयर्स का टेन्योर है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 5 ईयर्स का टेन्योर है वो किसके लिए निर्धारित है? वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, साथ में वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और ओएस के लिए है। परंतु अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए टेन्योर है वो कितना निर्धारित कर दिया गया है? 7 ईयर्स निर्धारित कर दिया गया है। और डियर फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिए इससे पहले वाली पॉलिसी में कितने साल का टेन्योर था? नॉर्मल या प्लेन स्टेशन पर टेन्योर है वो कितना टीचर्स के लिए निर्धारित था? ये आप कमेंट कर दीजिए। अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसके अनुसार 7 ईयर्स है वो टेन्योर निर्धारित किया गया है। किसके लिए है? ये टीचर्स के लिए है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 7 ईयर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 123। What is the tenure of service at the present station for transfer of driver, electrician cum plumber, laboratory attendant, cook, mess helper, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर टू एनवीएस? चालक, इलेक्ट्रीशियन से प्लम्बर, प्रयोगशाला परिचारक, रसोईया, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार से स्वीपर का एनवीएस में स्थानांतरण के लिए वर्तमान स्टेशन पर सेवा का कार्यकाल मतलब टेन्योर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, 5 ईयर्स मैंडेटरी टेन्योर, 7 ईयर्स स्पेसिफिक टेन्योर और सी है नो स्पेसिफिक मैंडेटरी टेन्योर, डी है 2 ईयर्स मैंडेटरी टेन्योर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चालक है, इलेक्ट्रीशियन से प्लम्बर है, प्रयोगशाला परिचारक है, रसोईया है, मैस हेल्पर है, चौकीदार है, चौकीदार से स्वीपर का एनवीएस में स्थानांतरण के लिए वर्तमान स्टेशन पर सेवा का कार्यकाल क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नो स्पेसिफिक मैंडेटरी टेन्योर। कोई भी ऐसा टेन्योर है वो इन पोस्ट के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। बाकी सभी पोस्ट के लिए टेन्योर बेस्ड पॉलिसी आई है, परंतु इनके लिए कोई भी टेन्योर है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नो स्पेसिफिक मैंडेटरी टेन्योर। देख लेते हैं अगला सवाल 124। Which is the first category of employee to be eligible for seeking transfer under priority category and transfer policy? प्राथमिकता श्रेणी और स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की पात्रता की पहली श्रेणी कौन सी है? मतलब कि प्रायोरिटी कैटेगरी है ट्रांसफर के लिए, पहली कौन सी मानी जाएगी?
ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल लेडी कैटेगरी, बी है स्पाउस कैटेगरी, सी है सीरियस एलिमेंट मेडिकल कैटेगरी और डी है पीएच कैटेगरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, क्या सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी है वो पहली कैटेगरी मानी गई है, मतलब पहली प्रायोरिटी है वो किसको दी जाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पीएच कैटेगरी को दी जाएगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी है कोई भी जो पर्सन है, या तो खुद एम्प्लॉई है या फैमिली मेंबर्स हैं, किसी को भी अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड या कोई कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए पहली प्राथमिकता है वो दी जाएगी, उसको चॉइस प्लेस दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, पीएच कैटेगरी विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी। देख लेते हैं अगला सवाल 125। इन द 40th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी हेल्ड ऑन 25th February 2021, the proposal to amend the transfer policy has been implemented after approval by the chairman of Navodaya Vidyalaya Samiti, who is the chairman of NVS who has approved this transfer policy. दिनांक 25 फरवरी 2021 को हुई कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक में नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद स्थानांतरण नीति में संशोधन का प्रस्ताव लागू किया गया। एनबीएस के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने इस स्थानांतरण प्रणाली को मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। कमिश्नर एनबीएस, बी है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया, सी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन इंडिया, डी है जॉइंट कमिश्नर एनबीएस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया। मतलब कि भारत के शिक्षा मंत्री है वो नवोदय विद्यालय समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं और उन्होंने इस संशोधन को अप्रूव किया है, मतलब कि इस संशोधन को लागू करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया who is the chairman of NVS and approved the new transfer policy. Question number 126. To avail the benefit of transfer on medical grounds, the employee has to produce a certificate issued by the CMO, CMS, civil surgeon of the district, or which should also be countersigned by the said medical officers. For how many years is this certificate valid? चिकित्सा आधार पर स्थानांतरण की श्रेणी का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी द्वारा जिले के सीएमओ, सीएमएस, सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब कि मेडिकल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, या उक्त चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट किसी दूसरे डॉक्टर से प्राप्त किया है तो इन अधिकारियों के द्वारा, इन चिकित्सा अधिकारियों जैसे कि सीएमओ है, सीएमएस है, सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, उनसे इनको क्या करना होगा? उस सर्टिफिकेट को काउंटर साइन करवाना होगा। ये प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 years, लाइफ टाइम फॉर सीरियस एलिमेंट, और सी है 5 years, डी 10 years। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 5 years। 5 साल तक वैलिड होगा, 5 वर्ष के लिए वो वैलिड होगा, उसके बाद में उसको फिर से रिन्यू करवाना होगा, या कहना चाहिए कि फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी होना चाहिए? सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, सीएमएस के द्वारा या सिविल सर्जन के द्वारा। अगर कोई दूसरे डॉक्टर से जारी करवाया है, बनवाया है, तो इनके द्वारा उसको क्या होना चाहिए? काउंटर साइन होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 5 years। देख लेते हैं अगला सवाल 127। When is an NVS employee who has a working spouse considered as valid spouse category? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एनवीएस कर्मचारी जिसकी कामकाजी पति या पत्नी है को वैध पति पत्नी स्पाउस की श्रेणी में कब माना जाता है? उसके लिए कुछ कंडीशंस बताइए कि स्पाउस की कैटेगरी का अगर आपको फायदा लेना है तो कौन सी कंडीशन में ये वैलिड होगा, इसके लिए फायदा आपको दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। परमानेंट एम्प्लॉई ऑन रेगुलर बेसिस इन सेम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनवीएस, बी है परमानेंट एम्प्लॉई ऑन रेगुलर बेसिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू, सी परमानेंट एम्प्लॉई ऑन रेगुलर बेसिस इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, डी है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि इसका स्पाउस कैटेगरी का फायदा देने के लिए पहली बात है क्या रखी गई है कि परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए सेम ऑर्गेनाइजेशन का, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकता है? एनबीएस है। एनबीएस के एम्प्लॉय हैं, उनको
अगर स्पाउस वर्किंग में है तो उनको फायदा दिया जाएगा, उनको कोशिश की जाएगी कि एक ही स्थान दिया जाए। दूसरा है परमानेंट एम्प्लॉई ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। और सी कैटेगरी दी है परमानेंट एम्प्लॉई ऑन रेगुलर बेसिस इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, इनके लिए भी स्पाउस की कैटेगरी को वैलिड माना जाएगा, स्पाउस के लिए फायदा दिया जाएगा। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए फायदा दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। Question number 128. Women employees of NVS who are widowed, divorced, unmarried are given the benefit of single lady category. Which of the following is required to avail this category? एनवीएस की महिला कर्मचारी जो विधवा या तलाकशुदा या अविवाहित है उन्हें एकल महिला श्रेणी का लाभ दिया जाता है। इस श्रेणी का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ विडो एज रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक एंड काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल। बी है वैलिड कोर्ट डिक्री ऑफ सेपरेशन इन केस ऑफ डाइवोर्सी एज रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक एंड काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल। सी है self certificate by the employee in case of unmarried as recorded in the service book as well as countersigned by the principal। और डी है all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, all the above। डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिकॉर्डेड होना चाहिए, कर्मचारी की सर्विस बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी महिला का हस्बैंड है या पति मर जाता है उसका डेथ सर्टिफिकेट है वो सर्विस बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए और इसके लिए जो सेल्फ सर्टिफिकेट होगा उसको काउंटर साइन किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट को काउंटर साइन करके अपलोड करना होगा। काउंटर साइन कौन करेंगे? प्रिंसिपल करेंगे। दूसरी कैटेगरी है वैलिड कोर्ट डिक्री, मतलब कोर्ट का आदेश होना चाहिए, अलग रहने के लिए आदेश होना चाहिए, कहना चाहिए कि तलाक हो चुका है, इसकी कोर्ट की डिक्री होनी चाहिए। और ये डिक्री है वो कहां पर रिकॉर्ड होनी चाहिए? सर्विस बुक में होनी चाहिए कर्मचारी के। और ये डिक्री के बाद में जो एप्लीकेशन होगा उसको काउंटर साइन किया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा। सी कैटेगरी है सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉई इन केस ऑफ अनमेरिड, मतलब कि अनमेरिड कर्मचारी है वो सर्टिफिकेट देगा कि उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, वो अनमेरिड है और ये अनमेरिड सर्टिफिकेट है या डिक्लेरेशन है वो सर्विस बुक में रिकॉर्ड होगी। ये सेल्फ सर्टिफिकेट है वो काउंटर साइन करके और अपलोड किया जाएगा। काउंटर साइन यहाँ पर कौन करेंगे? प्रिंसिपल करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो स्कूल लेवल पर, जेएनवी लेवल पर कौन है? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के काउंटर साइन है प्रत्येक कंडीशन में किए जाएंगे और जब भी एटीडी आएगा, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव आएगा, तो काउंटर साइन होकर के ये सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 129। If an employee gets transfer on the basis of priority category like PH, medical, spouse, single lady, etc. at the age of 57 years, then for what reason cannot get transfer in the next consecutive year in the said priority categories? यदि किसी कर्मचारी को 57 वर्ष की आयु में प्राथमिकता श्रेणी, कौन सी प्राथमिकता श्रेणियां? पीएच है, मेडिकल ग्राउंड है या स्पाउस पति पत्नी, एकल महिला, सिंगल लेडी आदि के आधार पर स्थानांतरण मिलता है तो किस कारण से उक्त प्राथमिकता श्रेणियों में अगले लगातार वर्ष में स्थानांतरण नहीं हो सकता? मतलब कि इन कैटेगरीज में फायदा लेकर के कोई 57 साल का कर्मचारी है उसने ट्रांसफर ले लिया है तो किस वजह से वो आगे ट्रांसफर नहीं ले सकता है? देख लेते हैं विकल्प। लॉक इन पीरियड, ड्यू फॉर रिटायरमेंट पीरियड, अपसेट विद द ट्रांसफर और डी नाउ ही वांट्स टू सेटल एट द लास्ट स्टेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड होगा 57 वर्ष की आयु में उसने इन कैटेगरीज में पीएच, मेडिकल या पति पत्नी या एकल महिला श्रेणी का फायदा लेकर के उसने ट्रांसफर ले लिया तो अगले लगातार वर्षों में उसको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन कैटेगरीज का फायदा लेते हुए भी लॉक इन पीरियड होना चाहिए। ट्रांसफर लेने के बाद में लॉक इन पीरियड लागू हो जाएगा तो लॉक इन पीरियड की वजह से आगे लगातार वर्षों में वो ट्रांसफर नहीं ले सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, लॉक इन पीरियड। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 130। इफ द ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉई इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी लाइक पीएच, मेडिकल, स्पाउस, सिंगल लेडी एटसेट्रा एट द एज ऑफ 57 years, then next years cannot take transfer in these categories but can get
ट्रांसफर इन डैश प्रायोरिटी कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इससे पहले कंडीशन हमने देख ली कि लॉक इन पीरियड की वजह से अगर कोई कर्मचारी ने पीएच में, मेडिकल में या स्पाउस में या सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी में ट्रांसफर ले लिया है तो लॉक इन पीरियड की वजह से उसको आगे के वर्षों में ट्रांसफर है वो नहीं मिलेगा। परंतु फिर भी यहाँ पर एक प्रायोरिटी कैटेगरी और रखी गई है, देख लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण 57 वर्ष की आयु में प्राथमिकता श्रेणी जैसे कि पीएच है, चिकित्सा, जीवन साथी, स्पाउस, एकल महिला आदि के आधार पर होता है तो अगले वर्षों में इन श्रेणियों में स्थानांतरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन डैश में स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी है जिसमें स्थानांतरण ले सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। लॉक इन पीरियड, ड्यू फॉर रिटायरमेंट, और सी अपसेट विद द ट्रांसफर, और डी नाउ ही वांट्स टू सेटल एट द लास्ट स्टेशन। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, डीएफआर में ये ले सकते हैं। डीएफआर की श्रेणी है अभी भी खुली हुई है, ड्यू फॉर रिटायरमेंट है, डीएफआर है वो मिलता है। आपको मालूम है कि अगर कोई कर्मचारी 58 साल का है तो उसका उस स्थान से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जहां वो रह रहा है उस स्थान से डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि ये रिटायर होने वाले ये कर्मचारी है, अभी अगले 2 साल में रिटायर होने वाले हैं तो इनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, इनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, इनको उस स्थान से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। ये कंडीशन रखी गई है ट्रांसफर पॉलिसी में। परंतु अगर वो चॉइस भरता है या प्रमोशन होता है तो डिस्प्लेस की कंडीशन है वो हट जाती है, तो चॉइस की कंडीशन में उसको मिल सकता है। और यहाँ पर बताया है कि उसने 57 साल का इन कैटेगरी में ट्रांसफर लिया है तो उसके लिए अभी भी रास्ता खुला है। कौन सी कैटेगरी में वो ट्रांसफर ले सकता है? डीएफआर में ले सकता है, ड्यू फॉर रिटायरमेंट में ले सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 131। What is the lock-in period for NVS employees if they have got a transfer in priority category like PH, medical spouse, single female या कहना चाहिए single lady etc. एनबीएस के कर्मचारियों के लिए लॉक इन अवधि क्या है? यदि उन्हें प्राथमिकता श्रेणी जैसे पीएच, मेडिकल, जीवन साथी या एकल महिला आदि में स्थानांतरण मिला है तो उनके लिए लॉक इन पीरियड है, उस जगह पर रुकना जरूरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। कितने दिनों का लॉक इन पीरियड होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 5 years in present station for all cadres, 3 years in present station for all cadres, 2 years in present station for all cadres, 1 year in present station for all cadres। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2 years in present station for all cadres। अगर कोई कर्मचारी ने पीएच की श्रेणी में, मेडिकल ग्राउंड पर, स्पाउस की कैटेगरी में या सिंगल लेडी की प्रायोरिटी कैटेगरी में ट्रांसफर लिया है तो उसको लॉक इन पीरियड है, उस जगह पर रुकना कितने दिनों के लिए आवश्यक हो जाएगा? 2 वर्ष तक वो ट्रांसफर अप्लाई नहीं कर सकता या उसको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2 years in present station for all cadres। देख लेते हैं अगला सवाल 132। An employee cannot claim transfer under priority category if his mother, father, brother, sister and other relatives are suffering from serious illness or disability। He can claim this category only if one of the following is serious ill or disabled। एक कर्मचारी प्राथमिकता श्रेणी के तहत स्थानांतरण का दावा नहीं कर सकता यदि उसके माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है। वह इस श्रेणी का दावा तभी कर सकता है जब निम्न में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार या विकलांग हो। तो माता पिता के लिए, बहन भाई के लिए या दूसरे डिपेंडेंट रिश्तेदार के लिए वो इन कैटेगरी में फायदा नहीं ले सकता, वो सीरियस इलनेस की कैटेगरी में मेडिकल ग्राउंड पर फायदा नहीं ले सकता। परंतु सीरियस इलनेस या मेडिकल ग्राउंड पर फायदा कौन सी कंडीशन में ले सकता, किसके बीमार होने पर ले सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एम्प्लॉई सेल्फ, विद हर स्पाउस, सन, डॉटर, और डी है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। यदि वो खुद बीमार हो या उसके स्पाउस बीमार हो या सन, डॉटर, इनमें से कोई भी बीमार होने पर उसको फायदा मिलेगा। परंतु माता पिता या भाई बहन या अन्य रिश्तेदार जो कि गंभीर बीमारी से या विकलांगता से ग्रसित हैं और कर्मचारी पर डिपेंडेंट हैं तो इनको इस श्रेणी का फायदा नहीं मिलेगा। परंतु इन सब सिचुएशन में उनको फायदा मिलेगा। खुद बीमार हो या उसकी स्पाउस बीमार हो या उसके बच्चे बीमार हो तो सभी के लिए उनको क्या मिल जाएगा? सीरियस इलनेस कैटेगरी, मेडिकल ग्राउंड कैटेगरी में फायदा मिल जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं नया 133।
If an employee is eligible for one or more priority categories and avails the benefit of transfer, he will not be eligible for these priority categories for the next dash years. यदि कोई कर्मचारी एक या अधिक प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता रखता है और स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करता है तो वह अगले डैश वर्षों के लिए इन प्राथमिकता श्रेणी के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज में वो पात्रता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है और उसका फायदा लेकर के उसने ट्रांसफर ले लिया है, तो इन्हीं सभी श्रेणियों में अगले कितने वर्षों तक वो फायदा नहीं उठा सकता। देख लेते हैं 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 5 ईयर्स। उन श्रेणियों में जिनमें वो ट्रांसफर ले चुका है तो अगले 5 वर्षों तक इन्हीं श्रेणियों में वो फायदा नहीं ले सकता। मतलब यहां आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा, 5 ईयर्स यहाँ कंडीशन आ जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 134। If an employee has already availed the benefit of transfer under priority categories annual transfer drive 2022 and onwards, he cannot claim transfer again within these priority categories till 5 years, but can get willingly transfer at dash stations. यदि कोई कर्मचारी पहले ही प्राथमिकता श्रेणियों एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2022 और उसके बाद के तहत स्थानांतरण का लाभ उठा चुका है, फायदा ले चुका है, वह 5 वर्ष तक इन प्राथमिकता श्रेणियों के भीतर फिर से स्थानांतरण का दावा नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन तो पहले देख लिया कि 5 वर्षों तक वो इन श्रेणियों में फायदा नहीं ले सकता, परंतु डैश स्टेशनों पर स्वेच्छा से स्थानांतरण प्राप्त कर सकता है। मतलब कि कौन से स्टेशन है जहां पर वो विलिंगली ट्रांसफर ले सकता है। उन श्रेणियों में तो फायदा नहीं ले सकता, 5 साल का वो उसका पीरियड हो जाएगा, मैंडेटरी टेन्योर हो जाएगा, परंतु कौन सी स्टेशनों पर वह स्वेच्छा से विलिंगली वो ट्रांसफर ले सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, चॉइस स्टेशंस, हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस, होम डिस्ट्रिक्ट स्टेशंस और प्रायोरिटी स्टेशंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस। 5 साल का वो उसका मैंडेटरी पीरियड है, परंतु वो विलिंगली हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन पर जाना चाहता है। मतलब कि हार्ड स्टेशन है या डिफिकल्ट स्टेशन है या वेरी हार्ड स्टेशन है, वहां पर वो विलिंगली अप्लाई करना चाहता है तो 5 साल की कंडीशन नहीं रहेगी, हार्ड स्टेशन पर उसको ट्रांसफर दे दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लग जाए। देखते हैं अगला सवाल 135। टू प्रोवाइड सफिशिएंट मैन पावर टू JNVs अंडर हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस, समिति shall fill the vacant post in 4 ways except। दुर्गम एवं अति दुर्गम स्टेशनों के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय को पर्याप्त मानव शक्ति प्रदान करने के लिए समिति रिक्त पदों को 4 प्रकार से भरेगी, सिवाय इसके। मतलब 4 प्रकार से वो फिलअप करेगी वैकेंसीज को। कहां पर? हार्ड और डिफिकल्ट स्टेशंस पर, क्योंकि वहां पर मैन पावर की कमी होती है तो उनको 4 तरीके से भरा जाएगा। इनमें से कौन सा प्रणाली है जिसके द्वारा नहीं भरा जाता वैकेंसीज को हार्ड और डिफिकल्ट स्टेशंस पर? देख लेते हैं, बाय पोस्टिंग द एम्प्लॉइज ऑफ नॉर्मल प्लेन स्टेशन हु आर विलिंग टू सर्व इन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस। बी, बाय डिस्प्लेसिंग द एम्प्लॉय working at plain stations and who have not served in hard and difficult stations earlier and also have not given their willingness to serve there। और सी है, by conducting special transfer drive for teaching staff to hard and difficult stations। डी है, by conducting special recruitment drive for teaching staff of विद्यालय cadres for hard and difficult stations। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी तरीके से नहीं भरा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, बाई कंडक्टिंग स्पेशल ट्रांसफर ड्राइव। स्पेशल ट्रांसफर ड्राइव, कोई इस तरीके का ट्रांसफर ड्राइव नहीं खुलता है कि हार्ड स्टेशन को भरने के लिए ट्रांसफर ड्राइव है वो खोला गया है, तो ये तरीका नहीं है। बाकी सभी ठीक है। ये तरीके से बाई पोस्टिंग द एम्प्लॉइज ऑफ नॉर्मल प्लेन स्टेशन हु आर विलिंग टू सर्व इन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस। मतलब कि नॉर्मल या प्लेन स्टेशन पर कार्य करने वाले कर्मचारी है वो अपने विलिंगनेस, इच्छा से हार्ड स्टेशन पर जाते हैं तो उनको वो हार्ड स्टेशन दे दिए जाते हैं। बाय डिस्प्लेसिंग द एम्प्लॉइज वर्किंग एट प्लेन स्टेशंस एंड हु हैव नॉट सर्व्ड इन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस अर्लियर एंड आल्सो हैव नॉट गिवन देयर विलिंगनेस टू सर्व देयर। मतलब कि प्लेन स्टेशन से हार्ड स्टेशन पर डिस्प्लेस किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कोई विलिंगनेस नहीं दी है, तो बिना विलिंगनेस के भी उनको हार्ड स्टेशन पर डिस्प्लेस किया जा सकता है। और डी है, बाय कंडक्टिंग स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर
टीचिंग स्टाफ ऑफ विद्यालय कैडर फॉर हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशंस, मतलब कि स्पेशल ड्राइव है वो खोले जाएंगे, रिक्रूटमेंट किया जाएगा उन वैकेंसीज को भरने के लिए। रिक्रूटमेंट है वो किया जाएगा कि वो टेन्योर बेस होगा कि 10 साल के लिए हार्ड स्टेशन पर नौकरी करनी होगी, 5 साल के लिए करनी होगी, 15 साल के लिए करनी होगी। ये कंडीशंस हैं वो रखी जाएंगी रिक्रूटमेंट के टाइम पर, जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो इस तरीके से भी वैकेंसी है वो फिल की जाएंगी। परंतु ट्रांसफर ड्राइव, स्पेशल ट्रांसफर ड्राइव नहीं खोला जाता है, ये गलत हो रहा है। बाकी सभी तरीके वो ठीक है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। देख लेते हैं अगला सवाल 136। All cadre employees who want to transfer from normal or plain station to very hard, semi-hard station at their choice, at least how many years mandatory period should be completed at their normal or plain station। यहाँ पर ये आ जाएगा, स्पेलिंग देख लीजिए, ये प्लेन आ जाएगा प्लेन स्टेशन के लिए, यहाँ पर भी ये प्लेन आ जाएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। सभी संवर्ग कर्मचारी जो अपनी पसंद के अनुसार सामान्य या प्लेन स्टेशन से अति कठिन या अर्ध कठिन स्टेशन में स्थानांतरण चाहते, उनके नॉर्मल या प्लेन स्टेशन पर कम से कम कितने साल की अनिवार्य अवधि पूरी की जानी चाहिए। मतलब कि इन स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए उनको नॉर्मल या प्लेन स्टेशन पर कितने दिनों तक ठहरना, लॉक इन पीरियड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। 7 years एट प्रेजेंट नॉर्मल प्लेन स्टेशन, 5 years एट प्रेजेंट नॉर्मल प्लेन स्टेशन, और सी है 2 years एट प्रेजेंट नॉर्मल पब्लिक प्लेन स्टेशन, और डी है 1 year एट प्रेजेंट हार्ड या वेरी हार्ड स्टेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2 years एट प्रेजेंट नॉर्मल और प्लेन स्टेशन, मतलब कि 2 साल का लॉक इन पीरियड है। 2 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में उनको हार्ड या वेरी हार्ड या सेमी हार्ड स्टेशन पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ और ट्रांसफर ड्राइव आ गया, आपने अप्लाई कर दिया, ट्रांसफर हो जाएगा। उस जगह पर प्लेन स्थान पर है तो भी उसको कितने दिनों तक रहना होगा, 2 साल तक लॉक इन पीरियड होगा। उसके बाद में वो हार्ड स्टेशन पर अप्लाई कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या एडम ग्राउंड पे किया जा सकता है, या डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2 years एट प्रेजेंट नॉर्मल प्लेन स्टेशन। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन तो दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 137। ऑल कैडर एम्प्लॉइज सीकिंग ट्रांसफर फ्रॉम वेरी हार्ड स्टेशन टू अनदर स्टेशन, व्हाट शुड बी द टेन्योर ऑफ स्टे एट दैट स्टेशन। सभी संवर्ग कर्मचारी जो अत्यंत कठिन स्टेशन से दूसरे स्टेशन में स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें उस स्टेशन पर कितने वर्षों की अनिवार्य अवधि पूरी करनी चाहिए। तो कितने वर्ष की अनिवार्य अवधि पूरी करनी होगी उनको, ऑप्शन देख लेते हैं। 1 year एट प्रेजेंट हार्ड स्टेशन, 2 years एट प्रेजेंट वेरी हार्ड स्टेशन, सी है 7 years एट प्रेजेंट नॉर्मल प्लेन स्टेशन, और डी है 3 years एट प्रेजेंट वेरी हार्ड स्टेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2 years एट प्रेजेंट वेरी हार्ड स्टेशन। टेन्योर है वो बताया गया है कि अगर आप वेरी हार्ड स्टेशन पर सर्विस कर रहे हैं तो वेरी हार्ड स्टेशन का टेन्योर है, मैंडेटरी टेन्योर है, वो कितने साल का है, 2 साल का है। 2 साल के बाद में आप दूसरे किसी भी स्थान पर ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 years एट प्रेजेंट वेरी हार्ड स्टेशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 138। मैंडेटरी टेन्योर एट हार्ड स्टेशन हैज बीन फिक्स्ड एट 3 years, what will be the mandatory tenure of a semi hard station if an employee wants to transfer from there। कठिन स्टेशन पर अनिवार्य कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। तो ये बात भी ध्यान रखनी कि हार्ड स्टेशन का टेन्योर है वो कितने साल का है, 3 वर्ष का निर्धारित किया गया है। बताए कि यदि कोई कर्मचारी सेमी हार्ड स्टेशन से स्थानांतरण चाहता है तो उस स्टेशन का अनिवार्य कार्यकाल क्या होगा, मतलब सेमी हार्ड स्टेशन का जो टेन्योर है वो कितना होगा। हार्ड स्टेशन के लिए तो क्या दिया है, 3 वर्ष दिया है, परंतु सेमी हार्ड स्टेशन है तो उसका टेन्योर क्या होगा, ये टेन्योर हमें पता लगाना है। सेमी हार्ड स्टेशन के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। 5 year एट प्रेजेंट हार्ड स्टेशन, 3 years एट प्रेजेंट वेरी हार्ड स्टेशन, सी है 7 years एट प्रेजेंट नॉर्मल प्लेन स्टेशन, और डी है 4 years एट प्रेजेंट सेमी हार्ड स्टेशन। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, 4 years एट प्रेजेंट सेमी हार्ड स्टेशन। अगर
वो हार्ड स्टेशन पर सर्विस करता है तो मैंडेटरी पीरियड है वो 3 वर्ष का है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर वो सेमी हार्ड स्टेशन पर है तो टेन्योर है वो कितना निर्धारित किया गया है। सेमी हार्ड स्टेशन के लिए 4 इयर्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके के क्वेश्चन है वो परीक्षा में आएंगे। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये आप हमें बता दीजिए कमेंट के द्वारा। देख लेते हैं यहाँ पर अगला सवाल 139। If an employee opts for transfer from hard, very hard, semi-hard station, another hard, very hard, semi-hard station, his or her previous tenure will not be treated as continuous tenure in difficulty station. Comment on the statement. यदि कोई कर्मचारी हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड स्टेशन से दूसरे हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड स्टेशन में स्थानांतरण का विकल्प चुनता है तो उसके पिछले कार्यकाल को दुर्गम स्टेशन में निरंतर कार्यकाल के रूप में नहीं माना जाएगा। कथन पर टिप्पणी करें, ये कथन है वो ठीक है या गलत है। कथन के बारे में आप बताइए कि वेरी हार्ड से वेरी हार्ड में या हार्ड से हार्ड में, सेमी हार्ड से हार्ड में वो ट्रांसफर जा रहा है तो हार्ड स्टेशन पर बिताया गया समय है वो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो गिना नहीं जाता है। ये सेंटेंस है वो गलत है या सही है, देख लेते हैं ऑप्शन। ट्रू बिकॉज ही हैज गोट द चॉइस स्टेशन। B, true because the employee does not get the choice again and again. C, not correct as the tenure is spent from one difficulty station to another difficulty station is assumed to be continuous. और D है true because the second station does not seem difficult hard. सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सेंटेंस है वो गलत है। नॉट करेक्ट एज द टेन्योर इज स्पेंट फ्रॉम वन डिफिकल्टी स्टेशन टू अनदर डिफिकल्टी स्टेशन इज अज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूअस। ऐसा माना जाएगा कि एक कठिन स्थान से दूसरे कठिन स्थान पर गया है तो वो कंटिन्यूअस पीरियड माना जाएगा, टेन्योर में काउंट किया जाएगा। तो सेंटेंस है वो गलत हो रहा है और हमारा उत्तर हो रहा है सी। देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन। और डियर फ्रेंड्स, धौलागढ़ माता सीरीज सप्तम का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 140। द प्रोविजन ऑफ क्यूमुलेटिव टेन्योर्स विल बी बेस्ड ऑन द एरिया स्पेसिफिक हार्ड स्टेशंस नॉट एप्लीकेबल फॉर हार्ड स्टेशंस ऑफ डैश रीजन्स। संचयी कार्यकाल का प्रावधान क्षेत्र विशिष्ट हार्ड स्टेशनों पर आधारित होगा, डैश क्षेत्रों के हार्ड स्टेशनों के लिए लागू नहीं होगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसको टेन्योर में काउंट किया जा रहा था, क्यूमुलेटिव टेन्योर में काउंट किया जा रहा था। एक हार्ड स्टेशन से दूसरे हार्ड स्टेशन पर ट्रांसफर ले रहा था तो क्यूमुलेटिव टेन्योर है वो काउंट किया जा रहा था। परंतु कौन से स्टेशनों के लिए क्यूमुलेटिव टेन्योर है वो काउंट नहीं किया जाता। देख लेते हैं ऑप्शन। 2 सेम रीजन्स, 2 डिफरेंट रीजन, 1 सेम और 2 कॉमन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 डिफरेंट रीजन्स के क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। द प्रोविजन ऑफ क्यूमुलेटिव टेन्योर्स विल बी बेस्ड ऑन द एरिया स्पेसिफिक हार्ड स्टेशंस नॉट एप्लीकेबल फॉर हार्ड स्टेशंस ऑफ 2 डिफरेंट रीजन्स। मतलब 2 डिफरेंट रीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये डिफरेंट रीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि ये क्यूमुलेटिव टेन्योर है वो किस पर आधारित है? स्पेसिफिक हार्ड स्टेशन पर आधारित है। और यहाँ पर अगर 2 डिफरेंट रीजन्स है तो उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कंडीशन भी बताई गई है तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2 डिफरेंट रीजन्स। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हमने ट्रांसफर पॉलिसी पर आधारित 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। 2020 क्वेश्चंस की सीरीज में, धौलागढ़ माता सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने ट्रांसफर पॉलिसी पर 40 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। इससे पहले वाले वीडियो में 20 कर चुके हैं और आज के वीडियो में 20 हो गए। टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए। बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर बने रहे। साथियों, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो नवोदय सिस्टम है आपकी परीक्षा में रखा गया है। तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं ये कंप्लीट सीरीज नवोदय सिस्टम पर आधारित, और इस सीरीज का नाम है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में कंप्लीट नवोदय सिस्टम है वो चर्चा किया जा रहा है, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, साथ में हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स है, एडमिशन प्रोसेस है। इसके साथ में और कौन कौन सी चीजें इसमें चर्चा करी जा रही है? हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ HME है, रेजिडेंशियल सिस्टम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर है, कंडमनेशन प्रोसीजर है, JNVST और ट्रांसफर पॉलिसी हम कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस के यहाँ पर धौलागढ़ माता सीरीज में चर्चा किए जा रहे हैं।
अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।